Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Self Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसके 7th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सेल्फ लोडिंग पिस्टल। जो सेल्फ लोडिंग पिस्टल्स होती हैं उनका इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो सेल्फ लोडिंग का मतलब होता है कि आप एक बार ट्रिगर को पुल कर रहे हैं एंड एक बार आप करते हैं तो जो लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला फिनोमेना होता है वो अपने आप से हो जाए, तो सेल्फ लोडिंग पिस्टल इस चीज को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैगजीन होगी तभी तो सेल्फ लोडिंग हो पाएगी। मैगजीन का मतलब होता है काफी सारी कार्ट्रिजेस को कंटेन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए आपका जो पार्ट होता है जो कि हम फायरआर्म्स में यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैगजीन। सेफ्टी बेल्ट ये तो हर तरह के फायरआर्म में यूज होगा, ताकि अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, जो ट्रिगर है अगर बाई चांस गलती से भी प्रेस हो गया तो फायरिंग हो जाती है। तो उस चीज से प्रिवेंशन के लिए सेफ्टी बेल्ट हर तरह के फायरआर्म में होता है। उसके अलावा हैमर, हैमर तो कंपलसरी पार्ट है हर फायरआर्म में, क्योंकि हैमर होगा वही बेसिकली आपकी जो फायरिंग पिन होती है उसको मूव कराता है एंड जो फायरिंग पिन होती है वो जाके प्राइमर कप जो होता है उस पर हिट करते तभी फायरिंग आपकी इनिशिएट करती है। तो यहाँ पर जो ए बी एंड डी है ये तो आपके सेल्फ लोडिंग पिस्टल के पार्ट होंगे, बट जो इजेक्टर रॉड है ये इजेक्टर रॉड आपकी सेल्फ लोडिंग पिस्टल का पार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इजेक्टर रॉड होती है यूजुअली जितने भी रिवॉल्वर्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है, बट सेल्फ लोडिंग पिस्टल में इसका कोई भी यूज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो इजेक्टर रॉड है इट ejector rod is not typically found in self loading pistols and ejector rods जो होते हैं आपके most commonly revolvers में available होते हैं, where they are used to eject spent cartridge case from the cylinder after firing। and जो self loading pistols होती है यहाँ पर जो ejection होता है spent cartridge का, spent casing का, वो टिपिकली परफॉर्म किया जाता है फायर आर्म्स की स्लाइड या फिर बोल्ट एक्शन से, क्योंकि जितने भी आपके इस तरह के पिस्टल्स होते हैं इसमें स्लाइड एक्शन या फिर बोल्ट एक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर इन एक्शन के थ्रू ही जो साइक्लिंग एक्शन होता है इसी के थ्रू आपकी इजेक्शन हो जाता है स्पेन कार्ट्रिज का। तो इस वजह से जो आपकी इजेक्टर रॉड होती है उसका कोई भी यूज आपके सेल्फ लोडिंग पिस्टल्स में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फॉर पिन फायर एमिनिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैटिबल कैलिबर फॉर अ रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर के लिए कौन सा ऐसा कंपैटिबल पिन फायर एमिनिशन कंपैटिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 mm एंड 9 mm, यानी कि बोथ ए एंड सी। ए एंड सी यानी कि 5 mm और 9 mm दोनों साइज की जो पिन फायर एमिनिशन होते हैं ये दोनों के दोनों आपके रिवॉल्वर के लिए कंपैटिबल कैलिबर नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन केस डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज केस इज सेम अलोंग इट्स लेंथ देन इट इज नोन एज। यानी कि जो केस का डायमीटर है वो लेंथ के डायमीटर के इक्वल है तो इसको हम स्ट्रेट केस बोलेंगे। इक्वल का मतलब है कार्ट्रिज केस का डायमीटर यानी कि ये पूरा और इसकी जितनी भी लेंथ है तो ये पूरा आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होगा, स्ट्रेट होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट केस। टेप्ड केस का मतलब होता है आपकी थोड़ी सी नैरो चीज हो जाती है, चाहे ऊपर से हो चाहे तो नीचे से हो। ठीक है, रिम्ड का मतलब होता है जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें हल्का सा एक एज निकला हुआ होता है उसको हम बोल देते हैं रिम्ड केस। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है, the most commonly used material for making unjacketed bullets। तो जितनी भी unjacketed bullets होती हैं वो आपके मैक्सिमम केसेस में लेड की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी अनजैकेटेड बुलेट्स होती हैं ज्यादातर आपकी लेड की बनी हुई होंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जो लेड है इसको वाइडली यूज करते हैं for making unjacketed bullets due to its density, malleability and ease of case casting। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट
कि जो बुलेट्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम ज्यादातर लेड को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मैलिएबल होता है, डेंसिटी उसकी काफी अच्छी होती है, और उसको एक कास्टिंग करना उसकी बेसिकली काफी इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम लेड को यूज करते हैं। जो एंटीमनी होती है इसको भी कई बार हम इसमें लेड के साथ में ऐड करते हैं, ताकि इसकी जो हार्डनेस है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। एंड इट इज नॉट टिपिकली यूज्ड एज द प्राइमरी मटेरियल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एंटीमनी को हम लेड में मिक्स तो कर सकते हैं, ताकि उसकी हम थोड़ी सी हार्डनिंग कर सके, उसकी हम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, लेकिन एंटीमनी को हम प्राइमरी मटेरियल की तरह से यूज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एंटीमनी की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एंटीमनी का यूज करके ही हम अनजैकेटेड बुलेट्स को बना रहे हो। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो टिन है, इसका भी यूज हम लेड एलॉयज में ऐड करके जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लेड की, उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि टिन को भी हम इसमें ऐड करते हैं, बट कॉमनली इसको हम उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, और इसको भी हम प्राइमरी मटेरियल की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं अनजैक्टेड बुलेट्स में। उसके अलावा जो कास्टिंग आयरन आयरन होता है, इसका यूज हम नहीं करते हैं बुलेट्स में, क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा होता है, हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होती है, और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो इस वजह से कास्टिंग आयरन को हम बिल्कुल भी इस प्रोजेक्टाइल को बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, अरेंज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फायर आर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर व्हील लॉक, मैच लॉक, परक्यूजन लॉक एंड फ्लिंट लॉक, इनको इनके सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ पता होगा। सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था आपका मैच लॉक गन का। सबसे पहले आपकी बनी थी मैच लॉक गन, मैच लॉक गन के बाद में बनी थी व्हील लॉक, व्हील के बाद में बनी थी फ्लिंट लॉक, एंड फ्लिंट के बाद में बनी थी परक्यूजन। यानी कि आपका पेयरिंग हो गई, जो सीक्वेंस बनेगा वो बन जाएगा, मैच लॉक सेकेंड नंबर पे है, तो 2 1 4 यानी कि आपका हो गया 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर मैच लॉक गन 15th सेंचुरी में बनी थी, व्हील लॉक आपकी 16th सेंचुरी में थी, फ्लिंट लॉक आपकी 17th सेंचुरी में थी, एंड परक्यूशन आपकी 19th सेंचुरी में थी। अब इसका पूरा एग्जैक्ट जानना है, पूरी हिस्ट्री जाननी है, उसके लिए फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप उसको पढ़िएगा, इनकी डिटेलिंग प्रॉपर मिल जाएगी। कैसे इन्वेंशन हुआ था, किस एग्जैक्ट ईयर में हुआ था, ये सारा कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन ऑप्टिकल पंपिंग इज अचीव्ड बाय। तो जो पॉपुलेशन का इन्वर्जन होता है ऑप्टिकल पंपिंग में, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो ये हम ऑप्टिकल पंपिंग से अचीव, यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है कुछ एटम्स में, वो हम ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिकल पंपिंग समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को उतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है? ऑप्टिकल पंपिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिसका हम यूज करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन इन सर्टेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में अगर हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना होता है, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक को यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रेडिएट करा जाता है, उनके ऊपर इरेडिएटिंग करी जाती है लाइट यानी कि ऑप्टिकल रेडिएशन की, जिससे कि जो लोअर एनर्जी की स्टेट है उसको हम हायर एनर्जी की स्टेट में ले जा सकें। ठीक है, तो लोअर एनर्जी की स्टेट को हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट कर सकें हायर एनर्जी स्टेट में, इसके लिए हम ऑप्टिकल रेडिएशन यूज करते हैं, और ये चीज आपकी ऑप्टिकल पंपिंग में करी जाती है, जिसकी थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। अब यहाँ पर व्हेन मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं देन इन लोअर एनर्जी स्टेट, तभी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो
अचीव हो जाता है। यानी कि जैसे कि आपने ये लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं तो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में हमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम ऑप्टिकल रेडिएशन करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कब तक करते हैं, जब तक जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो हमारे पास कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं हो जाती। तो जब आपके पास हायर एनर्जी स्टेट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पॉपुलेशन कन्वर्जन हमारा जो है वो हमको अचीव हो गया है। एंड दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन is necessary condition for the operation of lasers and other devices। तो lasers and other optical devices में हमें population inversion करना compulsory necessary होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लेजर्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय स्टार वॉर प्रोग्राम बाय द यूएस टू डिस्ट्रॉय द एनिमी मिसाइल्स ड्यूरिंग देयर जर्नी इन स्पेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं ये लेजर पर बेस्ड आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केमिकल लेजर। जो केमिकल लेजर होता है इसका यूज हम जो स्टार वॉर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उसमें जो एनिमी की मिसाइल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, और बेसिकली जो स्पेस में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो केमिकल लेजर है ये क्या है, केमिकल लेजर स्पेसिफिकली ड्यूटीरियम फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड लेजर्स होती हैं। And among the types of lasers considered and developed as a part of strategic defense initiative, जो डिफेंसिव इनिशिएटिव होता है उसके लिए हम केमिकल लेजर्स को यूज करते हैं, जहां पर आपका ड्यूटेरियम फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड लेजर्स को यूज करते हैं, और इनको हम स्टार वॉर्स प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिफेंसिव इनिशिएटिव जिसको कि हम स्टार वॉर्स प्रोग्राम बोलते हैं, इसमें आपका केमिकल लेजर्स यूज करते हैं, ड्यूटेरियम फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड लेजर्स। ये जो केमिकल लेजर्स होती हैं वर प्रपोज्ड फॉर यूज इन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल्स ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इन स्पेस। तो जब भी स्पेस में इनकी फ्लाइट हो रही होती है उस टाइम पर डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनिमी की मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट नोन लेजर, इसमें से कौन सा है जो कि स्मॉलेस्ट नोन लेजर है। करेक्ट आंसर है आपका डायोड लेजर। जो डायोड लेजर है वो आपका स्मॉलेस्ट नोन लेजर है। यहाँ पर जो डायोड लेजर है ये कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं दैट आर कॉमनली यूज्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसको हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। काफी ज्यादा रिलायबल है, एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा साइज काफी स्मॉल होता है तो उसको यूज करना काफी आसान हो जाता है। एंड इनको जो है जितने भी लेजर पॉइंटर्स होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर्स होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें हम डायोड लेजर्स को काफी ज्यादा यूज करते हैं। ये आपके सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर आर विच अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है लेजर जो कि एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो NDYAG लेजर जो है इसका जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होता है। अब ये है क्या, सो NDYAG lasers are widely used in industrial applications due to their versatility, high power output and ability to emit light in the near infrared spectrum, and they are utilized for cutting, welding, marking, engraving and drilling various materials such as metals, ceramics, plastics and semiconductors। तो इनके सबके कह सकते हैं कि इन सब पर्पस से इसको हम यूज करते हैं NDYAG लेजर को। यहाँ पर इसका जो यूजेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला और हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, Mayam laser setup stated that a concentrated of ruby crystal over chromium। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5%। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस और हमारे इस क्वेश्चन पेपर के टोटल 70 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8604129421। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है। काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि वीडियोस के फॉर्मेट में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जाके विजिट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो विजिट ज़रूर से करिएगा। और वेबसाइट पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हैंडमेड है, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।